हेलो डीसी फैमिली, वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ लॉ जीएनजी। तो देखिए लास्ट टर्न पर हम लोगों ने पार्टनरशिप कंप्लीट किया था, तो राइट अब हम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, ये तीन का रिवीजन हो चुका है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कंपनीज एक्ट 2013। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बाद में जो सबसे ज्यादा वेटेज है वो कंपनीज एक्ट 2013 का है। तो चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं फटाफट से कंपनीज एक्ट 2013। देखिए पार्टनरशिप के बाद में मैंने वैसे तो एलएलपी है चैप्टर नंबर 5, लेकिन मैंने कंपनीज एक्ट इस वजह से स्टार्ट किया क्योंकि एलएलपी जो है वो कंपनी और पार्टनरशिप इसका मिक्सचर है। तो एलएलपी को समझने के लिए पहले कंपनी को समझना जरूरी होता है, तो इस वजह से मैंने पहले कंपनीज एक्ट स्टार्ट किया है। कंपनीज एक्ट जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में हम लोग एलएलपी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार कंपनीज एक्ट। देखिए कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013, इसके पहले बेटा चलता था कंपनीज एक्ट 1956। कंपनीज एक्ट 1956 रिपील किया गया। रिपील करने के बाद में जो नया एक्ट आया वो कंपनीज एक्ट 2013 था। टाइटल एक्ट का नाम क्या है? एक्ट का नाम है कंपनीज एक्ट 2013। कमेंसमेंट सबसे पहले सेक्शन 1 इनफोर्स हुआ था। ठीक है, सेक्शन 1 में बोला गया कि भाई नोटिफिकेशन के थ्रू बाकी के जितने भी सेक्शंस होंगे उसको धीरे धीरे एप्लीकेबल किया जाएगा। अब ये जो कंपनीज एक्ट है ये किसके किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? जितनी भी कंपनीज हैं, चाहे वो 2013 के पहले इनकॉर्पोरेट हुई हो या 2013 को फॉलो करते हुए इनकॉर्पोरेट हुई हो, सारी की सारी कंपनीज एक्ट 2013 को फॉलो करेंगी। जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, बैंकिंग कंपनीज हैं, कंपनीज प्रोड्यूसिंग यानी प्रोड्यूसर कंपनी है या इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, या अगर मान लीजिए कि कोई भी स्पेशल एक्ट के थ्रू अगर कोई भी कंपनी बनी है या ऐसी कोई भी कंपनी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया है अबाउट कंपनीज एक्ट 2013, तो ये सारी की सारी कंपनीज के ऊपर भी कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा। लेकिन इन सारी कंपनीज ये सारी कंपनीज के लिए स्पेशल एक्ट भी बने हुए हैं। इन सारी कंपनीज के लिए स्पेशल एक्ट भी बने हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बैंकिंग कंपनीज है तो बैंकिंग कंपनीज के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है। इंश्योरेंस कंपनीज है तो इंश्योरेंस कंपनीज के लिए आईआरडीए इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एक्ट है। तो ये जो स्पेशल एक्ट बने हैं तो ये सारी की सारी कंपनीज हमेशा प्रायोरिटी अपने स्पेशल एक्ट को देंगी। मेरी बात समझ में आ रही है? ये कंपनीज एक्ट को तो फॉलो करेंगी, लेकिन अगर इनके लिए कोई स्पेशल एक्ट बना हुआ है तो उस स्पेशल एक्ट और कंपनीज एक्ट अगर उन दोनों के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो प्रायोरिटी हमेशा किसको दी जाएगी? प्रायोरिटी हमेशा स्पेशल एक्ट को दी जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल लिस्टेड कंपनी है तो लिस्टेड कंपनीज के ऊपर भी कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा, लेकिन लिस्टेड कंपनी के लिए एक सेबी एक्ट भी बना हुआ है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट। तो अब जो जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं वो प्रायोरिटी हमेशा किसको देंगी? वो सेबी की गाइडलाइंस को देती हैं। तो उसी तरीके से अगर कंपनीज सारी की सारी कंपनीज एक्ट को फॉलो तो करेंगी, लेकिन अगर उनके लिए कोई स्पेशल एक्ट बना हुआ है तो प्रायोरिटी हमेशा किसको दी जाएगी? स्पेशल एक्ट को दी जाएगी। तो देखते हैं आगे। अब देखिए सबसे पहले तो कंपनी के बारे में समझते हैं और कंपनी कितने तरह की होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप ऑफ कंपनीज। इससे एग्जाम में 100% एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो सबसे पहले कंपनी का मतलब समझते हैं। कंपनी देखिए होती क्या है? कंपनी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन होती है जिसमें कुछ लोग मिल करके अपनी एक एसोसिएशन बनाते हैं और उस एसोसिएशन का मोटिव क्या होता है? ब्रेड एंड बटर, यानी कि पैसे कमाना, और पैसे कमा करके जितने भी उसके मेंबर्स हैं उन सबको अपने प्रॉफिट्स को शेयर करना, बिल्कुल जैसे पार्टनरशिप है। लेकिन पार्टनरशिप और कंपनी में फर्क होता है क्या? पार्टनरशिप फर्म और कंपनी इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है, दोनों ही बिजनेस करने के एक प्लेटफॉर्म है। जैसे मैंने बताया था आपको पार्टनरशिप में भी कि बिजनेस करने के कई सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं। पार्टनरशिप फर्म भी आप खोल सकते हो, आप कंपनी भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। पार्टनरशिप फर्म और कंपनी में जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो यही होता है, पार्टनरशिप फर्म सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, उसकी अपनी अलग एग्जिस्टेंस नहीं होती है। जबकि कंपनी क्या होती है? कंपनी हमेशा अपने मेंबर से अलग होती है। कंपनी को एक अलग सॉरी कंपनी को एक अलग पर्सनैलिटी के तौर पे देखा जाता है। तो देखते हैं सबसे पहले कंपनी क्या है। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो बेटा यहाँ पर जो डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 क्लॉज 20 में, वो क्या बताता है कि कंपनी की जो डेफिनेशन है उसमें जो कंपनी वर्ड है उसमें चाहे कोई भी कंपनी कंपनी लॉ के बनने से पहले यानी कंपनीज एक्ट 2013 के आने से पहले कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई हो,
या कंपनीज एक्ट 2013 के आने के बाद कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई हो, सबको कंपनी की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया। इसका मतलब यह हुआ कि कंपनीज एक्ट 2013 ऐसा नहीं है कि 2013 के बाद में जितनी कंपनीज इनकॉर्पोरेट हुई हैं केवल वही कंपनी की डेफिनेशन में आएंगी। अगर कोई पुरानी कंपनीज भी हैं उनको भी कंपनी की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। अ कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ सेपरेट एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए टाइप ऑफ कंपनीज, कंपनी कितने तरह की होती है। तो सबसे पहले बताया गया ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी कंपनी कितने तरह की होती है। तो देखिए एक होती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। ये होती है अकॉर्डिंग टू लायबिलिटी या ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। लेकिन यहां पर एक चीज समझने वाली बात है कि ये जो लायबिलिटी लिखा हुआ है ना, ये कंपनी की लायबिलिटी की बात नहीं कर रहा है। कंपनी की लायबिलिटी तो बेटा हमेशा अनलिमिटेड होगी। जो बिजनेस कर रहा है उसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस चूंकि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है तो बिजनेस किसका हुआ, बिजनेस कंपनी का हुआ। यहां पर जो लायबिलिटी की बात करी जा रही है वो मेंबर्स की बात करी जा रही है। कंपनी की लायबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड होगी क्योंकि जिसका बिजनेस होगा, जो बिजनेस का ओनर होगा, उसी की तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और कंपनी के बिजनेस की ओनरशिप किसकी है, कंपनी की है, क्योंकि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो कंपनी की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड होगी, लेकिन मेंबर्स की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। तो यहां पर जो लायबिलिटी की बात करी गई है ये मेंबर्स की लायबिलिटी की बात करी गई है कि मेंबर्स की लायबिलिटी के बेसिस पर कंपनी कितने तरह की होती है। तो सबसे पहले आता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का मतलब क्या होता है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में मेंबर्स की लायबिलिटी केवल अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर होती है। जितना शेयर का पैसा बचा हुआ है केवल उतने की लायबिलिटी होगी। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं जैसे शेयर का जो प्राइस है वो 10 रुपए है, शेयर होल्डर 8 रुपए पे कर चुका है, तो अनपेड कितना बचा, अनपेड बचा 2 रुपए। अब कंपनी को करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाए, उससे मतलब नहीं है। कंपनी अपने मेंबर से कितना पैसा कॉल कर सकती है, केवल और केवल 2 रुपए। इसी वजह से बोला जाता है कि कंपनी के केस में मेंबर्स की लायबिलिटी हमेशा लिमिटेड होती है। अलग अलग तरीके से हो सकती है लेकिन लिमिटेड होती है। हर सिचुएशन में हमेशा एक लिमिटेड होगी। जैसे पार्टनरशिप फॉर्म में क्या था कि मेंबर्स की लायबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड होती है, उसी तरीके से कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होगी। अब अगर कंपनी को करोड़ों का भी नुकसान हो जाए, कंपनी अपने मेंबर से कितना पैसा कॉल कर सकती है, केवल और केवल 2 रुपए। और यही अगर शेयर फुल्ली पेड अप हुआ, अगर यही शेयर फुल्ली पेड अप हुआ यानी पूरा का पूरा पैसा दे चुका है, तो अनपेड कितना बचा, 0। अब कंपनी को करोड़ों रुपए का भी नुकसान हो जाएगा, मेंबर की कोई भी लायबिलिटी नहीं, शेयर होल्डर की कोई भी लायबिलिटी नहीं। कंपनी शेयर होल्डर से कोई भी पैसा कॉल नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि शेयर होल्डर पूरा का पूरा पैसा दे चुका है। दूसरा यह पैसा कंपनी कभी भी कॉल कर सकती है। एट द टाइम ऑफ वाइंड अप, जब कंपनी बंद हो रही हो तब भी यह पैसा कॉल किया जा सकता है, या ड्यूरिंग द बिजनेस, जब कंपनी को बिजनेस में पैसों की रिक्वायरमेंट होती है तब भी अगर चाहे तो यह पैसा कॉल कर सकती है। तो एक बार देखते हैं लायबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ कंपनी इज लिमिटेड बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन टू द अमाउंट इफ एनी अनपेड ऑफ द शेयर। देखो लिखा हुआ है इफ एनी, अगर कोई है तो, ठीक है। दूसरा आता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी देखो क्या होती है, सेक्शन 2 क्लॉज 21। एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही होती है तो इनकॉर्पोरेशन के समय में मेंबर जितने की गारंटी लेता है, किस बात की गारंटी लेता है कि जब कंपनी वाइंड अप हो जाएगी, जब कंपनी बंद होगी तो हम इतना पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे। इतना पैसे का मतलब वो कुछ भी हो सकता है, 1 लाख, 10,000, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, कुछ भी अमाउंट हो सकता है। लेकिन जितने अमाउंट की मेंबर ने गारंटी ली है केवल और केवल उतना ही पैसा उसको देना पड़ेगा। वो भी कब देना पड़ेगा, जब कंपनी वाइंड अप होगी। जैसे यहां पर ये पैसा कंपनी कभी भी कॉल कर सकती है, ड्यूरिंग द बिजनेस और आफ्टर वाइंडिंग अप। लेकिन यहां पर लिमिटेड बाय गारंटी में जब कंपनी बंद होगी तभी वो पैसा कॉल किया जा सकता है, ड्यूरिंग द बिजनेस कंपनी वो पैसा नहीं मंगा सकती। अब सपोज जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है तो मैंने गारंटी ली 1 लाख रुपए की। अब कंपनी को करोड़ों का भी नुकसान हो जाए, वाइंड अप के टाइम पे कंपनी मेरे से कितना पैसा क्लेम कर सकती है, केवल और केवल 1 लाख रुपए। तो यहां पर भी मेंबर की लायबिलिटी हमेशा लिमिटेड होगी। देखिए लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम to such amount as the members may respectively undertake to contribute to the assets of the company in the event of its
बीइंग वाउंड अप। तो जब कंपनी बंद हो रही होगी बेटा तभी ये पैसा कॉल किया जा सकता है। मेंबर्स कैन नॉट बी कॉल्ड अपॉन टू कंट्रीब्यूट बियॉन्ड दैट स्टिपुलेटेड सम। तो जितने अमाउंट की गारंटी ली है उससे ज्यादा पैसा कंपनी उनसे नहीं ले सकती। तीसरा आता है अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी का मतलब होता है जिसमें मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। अनलिमिटेड का मतलब क्या हुआ? अनलिमिटेड का मतलब अगर जैसे कंपनी को 50 लाख रुपए का लॉस हुआ, ठीक है, तो कंपनी वो 50 लाख रुपए किससे लेगी? अपने मेंबर से लेगी। लेकिन यहां पर भी मेंबर्स की लायबिलिटी केवल उतनी ही होती है जितनी उनके पास में एसेट है, पर्सनल एसेट। बिल्कुल उनकी पर्सनल एसेट लायबल हो सकती है, लेकिन केवल उतनी ही उनकी लायबिलिटी होगी जितनी उनके पास में पर्सनल एसेट है, ठीक है। देखिए, नो लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ मेंबर, द लायबिलिटी सीजेज व्हेन ही सीज टू बी अ मेंबर। तो यहां पर जैसे उसकी मेंबरशिप खत्म होगी वैसे उसकी लायबिलिटी भी खत्म हो जाएगी। ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर, अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स में सबसे पहले आता है 1% कंपनी। जैसे नाम में ही लिखा हुआ है 1%, यानी कि इसमें मेंबर्स कितने होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर है, तो मेंबर के अकॉर्डिंग कंपनी कितने तरीके की होती है? सबसे पहले 1% कंपनी, इसमें कितने मेंबर होते हैं? 1। इसमें मैक्स टू मैक्स 1 मेंबर होते हैं, चाहे मिनिमम लो चाहे मैक्सिमम लो, केवल और केवल एक ही मेंबर होता है, उसी को बोला जाता है ओपीसी। और ज्यादातर केसेस में यही बंदा कंपनी में डायरेक्टर भी होता है। तो ओपीसी में देखते हैं ओनली 1% एज मेंबर, मिनिमम पेड अप कैपिटल नो लिमिट प्रेस्क्राइब, अभी तक कोई भी लिमिट प्रेस्क्राइब नहीं करी गई है मिनिमम कैपिटल की। द एमओए शैल इंडिकेट द नेम ऑफ द अदर पर्सन नॉमिनी। अब देखो यहां पर 1% कंपनी है और कंपनी का फीचर क्या होता है? परपेचुअल सक्सेशन का। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है? मेंबर्स आते रहते हैं जाते रहते हैं लेकिन कंपनी चलती रहती है। अब अगर एक ही पर्सन मेंबर है, अब उसकी डेथ हो जाए या वो इंसॉल्वेंट हो जाए तो कंपनी को कौन चलाएगा? तो इस वजह से जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही होती है तो उस समय एक नॉमिनी का नाम देना जरूरी होता है। एक नॉमिनी का नाम देना जरूरी होता है ताकि जब मेंबर की डेथ होगी या इनकैपेसिटी होगी तो उस सिचुएशन में जो नॉमिनी होगा वो कंपनी का मेंबर बन जाएगा। देखिए, हु शैल in the event of the subscriber's death or his incapacity to contract become the member of the company. Okay. The member of OPC may at any time change the name of nominee by giving notice to रजिस्ट्रार। तो अब अगर किसी को नॉमिनी बना लिया गया है तो जरूरी नहीं कि जिंदगी भर वो नॉमिनी बना रहे। अगर मेंबर नॉमिनी को चेंज करना चाहता है तो चेंज भी कर सकता है। बस आरओसी को, यानी कि रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार का मतलब आरओसी, आरओसी को बताना पड़ेगा। नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन 1 ओपीसी। कोई भी पर्सन एक ही ओपीसी इनकॉर्पोरेट कर सकता है, एक साथ 2 ओपीसी में मेंबर नहीं हो सकता और एक साथ 2 ओपीसी को इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता। नो माइनर शैल बिकम अ मेंबर ऑफ द ओपीसी। कोई भी माइनर ओपीसी का मेंबर भी नहीं बन सकता और नॉमिनी भी नहीं बन सकता। Such company cannot incorporated or converted into company under section 8। ओपीसी बेटा कभी भी एनपीओ के लिए इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती, यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकती। ओपीसी का पर्पस केवल और केवल बिजनेस करना होगा। सेक्शन 8 का मतलब है एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कभी भी नहीं हो सकती of the act, though it may be converted to private or public companies in certain cases। बिल्कुल ओपीसी अगर चाहे तो पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है, लेकिन वो सेक्शन 8 कंपनी के तौर पे कभी भी रजिस्टर्ड नहीं होगी, ना ही उसमें कन्वर्ट होगी। Such company cannot carry out NBFC activities including investment in securities of any body corporate। OPC केवल बिजनेस के लिए इनकॉर्पोरेट करी जाती है। OPC कभी भी इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं हो सकती, इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी, किसी भी दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट के शेयर्स वगैरह होल्ड नहीं करेगी। Here the member can be sole member and director। तो जो मेंबर होगा मोस्टली केसेस में वही डायरेक्टर भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्टर एक से ज्यादा हो सकते हैं। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है सर डायरेक्टर भी एक ही हो। हाँ बिल्कुल एक हो सकता है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मेंबर एक से ज्यादा नहीं हो सकता। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या होता है? सेक्शन 2 क्लॉज 68, ऐसी कोई भी कंपनी जिसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में 3 रिस्ट्रिक्शंस हो। ऐसी कोई भी कंपनी जिसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में 3 रिस्ट्रिक्शन हो। कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शन? मेंबर 200 से ज्यादा नहीं हो सकते, प्रोहिबिट टू पब्लिक इशू, पब्लिक इशू लाने को लेकर के प्रोहिबिशन लगा हुआ है, प्रोहिबिट किया हुआ है, पब्लिक इशू नहीं ला सकते। और तीसरा रिस्ट्रिक्ट टू ट्रांसफर इट शेयर, इसमें शेयर्स को ट्रांसफर करने को लेकर के कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं।
कुछ टर्म्स और कंडीशंस होती हैं, उन टर्म्स और कंडीशन को फॉलो करने के बाद में आप शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये तीन चीजें होती हैं प्राइवेट कंपनी में। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर हो सकते हैं और मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। देखिए नो मिनिमम पेड अप कैपिटल, इसके लिए भी कोई पेड अप कैपिटल रिक्वायर्ड नहीं है। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 2 एक्सेप्ट ओपीसी, क्योंकि ओपीसी में 1 होता है, ओपीसी भी प्राइवेट कंपनी की ही कैटेगरी में आती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर 200 एक्सक्लूडिंग प्रेजेंट एम्प्लॉय कम मेंबर। बिल्कुल, जब 200 मेंबर्स की काउंटिंग करी जाएगी तो उसमें कभी भी एम्प्लॉयज को कंसीडर नहीं किया जाएगा और कभी भी एक्स एम्प्लॉयज को भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। एक्स एम्प्लॉय का बेटा मतलब क्या होता है? एक्स एम्प्लॉय का मतलब होता है जिस समय शेयर्स इशू किए गए थे उस समय वो कंपनी का एम्प्लॉय था और आज की डेट में वो जॉब छोड़ चुका है लेकिन शेयर्स को होल्ड कर रहा है, तो उसको बोला जाएगा एक्स एम्प्लॉय। तो जब 200 मेंबर्स की काउंटिंग करी जाएगी तो एम्प्लॉयज को और एक्स एम्प्लॉय को काउंट नहीं किया जाएगा। और दूसरा, जो ज्वाइंट शेयर होल्डर्स होते हैं ना, ज्वाइंट शेयर होल्डर्स को सिंगल मेंबर की तरह से ट्रीट किया जाएगा। राइट, राइट टू ट्रांसफर शेयर रिस्ट्रिक्टेड, जैसा कि मैंने बताया कि शेयर्स को ट्रांसफर करने को लेकर के रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। प्रोहिबिशन ऑन इन्विटेशन टू सब्सक्राइब सिक्योरिटीज टू द कंपनी, पब्लिक इशू लाने को लेकर के प्रोहिबिट है। स्मॉल कंपनीज आ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी की एक और कैटेगरी होती है स्मॉल कंपनी। अगर पेड अप कैपिटल और टर्नओवर एक लिमिट से कम है तो फिर वहां पर उसको स्मॉल कंपनी का स्टेटस मिल सकता है। OPC can be formed only as a private company. OPC is the part of private company. OPC भी अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लगाती है लेकिन ब्रैकेट में OPC लगा रहता है। ठीक। पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी ऐसी कोई भी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी ना हो। अब प्राइवेट कंपनी ना हो तो इसका मतलब जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में 3 रिस्ट्रिक्शंस हैं, अगर वो नहीं है तो ऐसी कंपनी को बोला जाएगा पब्लिक कंपनी। देखिए आर्टिकल डू नॉट हैव रिस्ट्रिक्टिंग क्लॉजेज। पब्लिक कंपनी में शेयर्स को आप आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं, इसकी भी कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायर्ड नहीं है। इसमें मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं बेटा 7, जैसे प्राइवेट में 2 होते हैं, ओपीसी में 1 होता है, इसमें होते हैं मिनिमम 7। मैक्सिमम नंबर कुछ भी हो सकते हैं। पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक में कोई भी लिमिट नहीं है मेंबर्स को लेकर के। अगर पब्लिक कंपनी की कोई सब्सिडरी कंपनी है, अगर पब्लिक कंपनी की कोई सब्सिडरी कंपनी है तो उसको भी पब्लिक कंपनी की तरह से ट्रीट किया जाएगा। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पब्लिक कंपनी की अगर कोई सब्सिडरी कंपनी है तो उसको भी पब्लिक कंपनी की तरह से ट्रीट किया जाएगा। बस जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में 3 रिस्ट्रिक्शंस हैं वो 3 रिस्ट्रिक्शन उसको फॉलो करनी पड़ेगी। आगे देखते हैं। सॉरी अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल यानी कंपनी के ऊपर कंट्रोल के अकॉर्डिंग कितने तरह की कंपनीज होती हैं। तो सबसे पहले आता है होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। इसको मैं ओरली बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कोई भी कंपनी सामने वाली कंपनी के 50% से ज्यादा वोटिंग पावर को होल्ड करती है, अगर कोई भी कंपनी सामने वाली कंपनी के 50% से ज्यादा वोटिंग पावर को होल्ड करती है, या कंट्रोल ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब इन दोनों बातों का मतलब समझिएगा। 50% से ज्यादा वोटिंग पावर को होल्ड करती है। वोटिंग पावर का मतलब क्या होता है? वोटिंग पावर का मतलब इक्विटी शेयर्स, केवल इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर को लिया जा सकता है लेकिन कब लिया जाएगा? इफ कंपनी डिड नॉट पे डिविडेंड फॉर 2 और मोर ईयर्स। अगर कंपनी ने 2 या 2 से ज्यादा साल हो गए और कंपनी ने डिविडेंड पे नहीं किया है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास में भी वोटिंग राइट आ जाते हैं। ठीक है, तो वहां पर इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर, अगर कंपनी ने 2 या 2 से ज्यादा सालों तक डिविडेंड नहीं दिया है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास में भी वोटिंग राइट आ जाएंगे, तब प्रेफरेंस शेयर को काउंट किया जाएगा। ठीक, तो वोटिंग पावर का तो मतलब ये हो गया। कंट्रोल ऑफ कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब क्या हुआ? अगर किसी कंपनी के पास में ये राइट है कि वो सामने वाली कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट भी कर सकती है और रिमूव भी कर सकती है, उसके पास में ये पावर है कि मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट भी कर सकती है और रिमूव भी कर सकती है, तो ऐसी कंपनी को बोला जाएगा होल्डिंग कंपनी, जो होल्ड कर रही है,
उसको बोला जाएगा होल्डिंग कंपनी। इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी हो रही हो तो उसको बोला जाएगा होल्डिंग कंपनी, और जिस कंपनी में कंट्रोल है उसको बोला जाएगा सब्सिडरी कंपनी। दूसरा, अगर होल्डिंग की कोई सब्सिडरी है, राइट, और सब्सिडरी की भी कोई सब्सिडरी है तो उसको भी बोला जाएगा सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी। तो देखते हैं एक बार होल्डिंग कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 46, होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनीज मींस अ कंपनी of which such companies are subsidiaries company. Subsidiary company का मतलब it means a company in which the holding company control the composition of board of director or exercise or control more than one half of the total voting power either at its own or together with one or more of its subsidiary company. इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक होल्डिंग कंपनी है एबीसी, इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है पीक्यूआर, पीक्यूआर सब्सिडरी है, एक और कंपनी है XYZ, ठीक। होल्डिंग कंपनी के पास में इस कंपनी की 30% की शेयर कैपिटल है, ठीक, और पीक्यूआर के पास में भी इस कंपनी के 25% के शेयर्स है। तो दोनों के पास में मिला करके कितने हो रहे हैं? 55% हो रहे हैं, यानी 50% से ज्यादा। तो इसको क्या बोला जाएगा? XYZ इज सब्सिडरी ऑफ ABC कंपनी। मेरी बात समझ में आई? या तो होल्डिंग की डायरेक्टली सब्सिडरी हो, या अगर सब्सिडरी की भी कोई सब्सिडरी है या सब्सिडरी के साथ में मिल करके किसी कंपनी के 50% से ज्यादा की वोटिंग पावर को होल्ड कर रही हो, तो ऐसी कंपनी भी सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी ऑफ होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी कौन है? ABC। मेरी बात सबको समझ में आई? तो ये होती है होल्डिंग और सब्सिडरी। होल्डिंग और सब्सिडरी बेसिकली एक तरीके का रिलेशन होता है, और वो रिलेशन कैसे क्रिएट होगा? या तो कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हो या वोटिंग पावर को होल्ड कर रहे हैं। देखिए, हाउएवर prescribed class or classes of holding companies shall not have layers of subsidiaries beyond such members as may be prescribed। देखो, एक ये लेयर बन रही है, एक ये लेयर बन रही है, ये लेयर एक लिमिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लिमिट कितनी है ये आपके सिलेबस में नहीं है, बस यहां पर बताया गया है कि ये जो लेयर बन रही है कि एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, फिर एक के नीचे एक, तो ये लेयर एक लिमिट से ज्यादा नहीं हो सकती। आगे देखते हैं एसोसिएट कंपनी। देखो, अगर 20 से 50% तक की होल्डिंग है तो उसको बोला जाएगा एसोसिएट कंपनी, और 50% से ज्यादा है तो फिर उसको बोला जाएगा सब्सिडरी कंपनी। मेरी बात समझ में आ रही? 50% से ज्यादा अगर कोई कंपनी होल्ड कर रही है किसी कंपनी में तो उसको बोला जाएगा सब्सिडरी कंपनी। 20% से 50% तक होल्ड कर रही है तो उसको बोला जाएगा एसोसिएट कंपनी। देखिए, in relation to another company means a company in which that other company significant influence, अगर किसी कंपनी का किसी कंपनी में significant influence है तो ऐसी कंपनी को बोला जाएगा एसोसिएट कंपनी, लेकिन वो कंपनी सब्सिडरी कंपनी नहीं होगी। एंड इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर, अगर जॉइंट वेंचर भी है तो जॉइंट वेंचर में भी उसको एसोसिएट कंपनी माना जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया ना, 20% से 50% हो, तो अगर 50% है तो 50-50 पैसा लगा हुआ है तो वो ज्वाइंट वेंचर हो गया, तो ज्वाइंट वेंचर को भी एसोसिएट कंपनी में इंक्लूड किया गया है। अब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब समझते हैं क्या होता है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब मींस कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर और कंट्रोल ऑफ पार्टिसिपेशन इन बिजनेस डिसीजन अंडर एन एग्रीमेंट। तो यहां पर अगर 20% से 50% तक है तो फिर उसको बोला जाएगा एसोसिएट कंपनी, 50% से ज्यादा है तो फिर उसको बोला जाएगा सब्सिडरी कंपनी। देखिए, ज्वाइंट वेंचर मींस अ ज्वाइंट अरेंजमेंट वेयर बाय द पार्टीज दैट हैव ज्वाइंट कंट्रोल ऑफ द एग्रीमेंट हैव राइट्स टू द नेट एसेट ऑफ द अरेंजमेंट। अगर दो कंपनीज आपस में मिल करके बिजनेस कर रही हैं, ठीक है, उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो आपस में डिसाइड किए जाएंगे, आपस में डिस्कस करके लिए जाएंगे, तो ज्वाइंट वेंचर को भी एसोसिएट कंपनी में इंक्लूड किया गया है। अब देखिए, यहां पर टोटल वोटिंग पावर का मतलब बताया गया। टोटल वोटिंग पावर का मतलब इन रिलेशन टू एनी मैटर मींस द टोटल नंबर ऑफ वोट्स विच मे बी कास्ट इन रिगार्ड टू दैट मैटर ऑन अ पोल at a meeting of a company if all the members thereof or their proxies having a right to vote on that matter are present
एट द मीटिंग एंड कास्ट देयर वोट। वोटिंग पावर का देखो मतलब क्या होता है, जब कंपनी की मीटिंग होती है ना, तो मीटिंग में शेयर होल्डर्स के पास में वोटिंग राइट्स होते हैं। वोटिंग पावर का मतलब क्या है, वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स का मतलब कंपनी में अगर किसी भी मैटर को डिस्कस करना है तो शेयर होल्डर से कंसेंट ली जाती है, शेयर होल्डर से परमिशन ली जाती है, और शेयर होल्डर खुद या अपने प्रॉक्सीज के थ्रू, हालांकि प्रॉक्सीज की अपनी कंडीशंस होती हैं। वोटिंग कितने तरीके की होती है, बहुत सारे तरीके से वोटिंग होती है, पोल के थ्रू होती है, शो ऑफ हैंड के थ्रू होती है, ठीक है, बैलेट के थ्रू होती है। ये सारी चीजें बहुत डिटेल में आप पढ़ोगे सीए इंटर में, ये आपके सिलेबस में नहीं है। आगे देखते हैं। अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल कंपनी दो तरीके की होती है, लिस्टेड कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 52 और अनलिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी का मतलब ऐसी कोई भी कंपनी जो किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, यानी जिसके शेयर्स की जो ट्रेडिंग है, जिसके शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू खरीदा और बेचा जाता है, उसको बोला जाता है लिस्टेड कंपनी, और जिसके शेयर्स लिस्टेड नहीं है उसको बोला जाएगा अनलिस्टेड कंपनी। देखिए, which has any of its securities listed on any recognized stock exchange. Here, such class of companies which have listed or intend to such class of securities as may be prescribed in consultation with SEBI. अब देखो, अगर किसी भी कंपनी को लिस्टेड होना है ना, तो उसको सेबी की गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी। तो सेबी की परमिशन लेकर के अगर कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को लिस्ट करा रही है या उसने सेबी को अप्लाई किया हुआ है फॉर लिस्टिंग इट्स सिक्योरिटीज, तो ऐसी कंपनी को बोला जाएगा लिस्टेड कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 52। अनलिस्टेड कंपनी का मतलब कंपनी अदर देन लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी को छोड़ करके बाकी की सारी कंपनीज होगी अनलिस्टेड कंपनी। आगे देखते हैं अदर कंपनीज। अदर कंपनीज में सबसे पहले तो आती है गवर्नमेंट कंपनी, हालांकि ये ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल का भी पार्ट हो सकती थी, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी का मतलब क्या हुआ, ऐसी कोई भी कंपनी जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिल करके 51% या 51% से ज्यादा की शेयर्स को कंट्रोल कर रहे हैं, वोटिंग पावर को होल्ड कर रहे हैं, तो ऐसी कंपनी को बोला जाता है गवर्नमेंट कंपनी। देखिए, और यह बात ध्यान रखिएगा कि डायरेक्टली गवर्नमेंट होल्ड कर रही हो। अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी होल्ड कर रही है तो वो नहीं। हां, अगर गवर्नमेंट कंपनी की कोई सब्सिडरी कंपनी है तो उसको भी गवर्नमेंट कंपनी का स्टेटस मिलता है, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कि LIC है, ठीक है, UTI है, अब ये दोनों मिल करके किसी ABC लिमिटेड के शेयर्स को होल्ड कर रहे हैं, तो ABC लिमिटेड को बेटा गवर्नमेंट कंपनी नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि LIC और UTI गवर्नमेंट थोड़ी ना है। जब यूपी गवर्नमेंट, सॉरी, जब यूपी गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या बाकी और कोई स्टेट गवर्नमेंट मिल करके होल्ड कर रहे होंगे, तब इसको बोला जाएगा गवर्नमेंट कंपनी। देखिए, गवर्नमेंट कंपनी एटलीस्ट 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय, एटलीस्ट 51 है बेटा, यानी कि 51% या 51% से ज्यादा द सेंट्रल गवर्नमेंट CG और एनी स्टेट गवर्नमेंट SG, पार्टली बाय सेंट्रल और पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट। हियर द पेड अप शेयर कैपिटल शैल बी कंस्ट्रक्टेड एज टोटल वोटिंग पावर, यहां पर भी शेयर कैपिटल का मतलब वोटिंग पावर से, where shares with differential voting rights have been issued includes a company which is a subsidiary company of such government। कंपनी तो बेटा चाहे वो इक्विटी शेयर होने चाहिए, टोटल वोटिंग पावर होनी चाहिए, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स भी करके एक शेयर होते हैं, उसको भी मैं आगे बताऊंगा। अगर DVR है तो DVR में भी कंडीशनल वोटिंग राइट्स होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि DVR में वोटिंग राइट नहीं है, किसी के पास में वोटिंग राइट्स के ऊपर कंडीशन लगी रहती है, तो यहां पर अगर टोटल वोटिंग पावर को लिया जाएगा तो DVR को भी, अगर कंपनी ने DVR इशू किए तो DVR को भी कंसीडर करेंगे। आगे देखिए, स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी हमेशा और हमेशा प्राइवेट कंपनी होगी, पब्लिक कंपनी नहीं होगी। अगर कोई केस लॉ के फॉर्म में क्वेश्चन आता है तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर केवल लिमिटेड लिखा हो, कंपनी के नाम के आगे केवल लिमिटेड वर्ड लिखा हो, तो इसका मतलब वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी को कभी भी स्मॉल कंपनी का स्टेटस नहीं मिलेगा। देखिए, स्मॉल कंपनी क्या होगी, हमेशा प्राइवेट कंपनी होगी। पेड अप कैपिटल नॉट मोर देन 4 करोड़ और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड विच शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़ रुपीज। आज की तारीख में, वैसे तो हालांकि आज की तारीख में इस लिमिट को बढ़ा करके 10 करोड़ कर दिया गया है, लेकिन आपके सिलेबस में 4 करोड़ है, एग्जाम में पूछा गया तो आपको 4 करोड़ ही मेंशन करना है, राइट।
और साथ में देखो यहां पर एंड लगा हुआ है, यानी ये दोनों पॉइंट्स फुलफिल होने चाहिए, पेड अप कैपिटल का भी और टर्नओवर भी। टर्नओवर 40 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ये भी आज की तारीख में बढ़ा करके 100 करोड़ कर दिया गया है, लेकिन आपके एग्जाम में 40 करोड़ ही है, तो आपको 40 करोड़ ही लिखने हैं। स्मॉल कंपनी कभी भी सेक्शन 8 कंपनी नहीं हो सकती, होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी नहीं हो सकती और कोई स्पेशल एक्ट के थ्रू अगर कोई भी कंपनी बनाई गई है तो उसको स्मॉल कंपनी का स्टेटस नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आता है देखिए फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी का मतलब क्या हुआ? ऐसी कोई भी कंपनी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई हो, ऐसी कोई भी कंपनी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई हो, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इलेक्ट्रॉनिकली या एजेंट के थ्रू या फिजिकली अगर इंडिया में बिजनेस एक्टिविटी कर रही है तो ऐसी कंपनी को बोला जाता है फॉरेन कंपनी। Any company or body corporate incorporated outside India which has place of business in India whether by itself or through an agent physically or through electronically and conducts any business activity in India and any manner। तो किसी भी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर बिजनेस एक्टिविटी कर रही है, फिजिकली कर रही है, इलेक्ट्रॉनिकली कर रही है, एजेंट के थ्रू कर रही है, तो उसको बोला जाएगा फॉरेन कंपनी। अब देखिए नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी का मतलब क्या हो गया? एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के कुछ एक की पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। एनपीओ का मोटिव कभी भी प्रॉफिट कमाना नहीं होगा। एनपीओ का मोटिव कभी भी प्रॉफिट कमाना नहीं होगा। वो किसी साइंस, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, इन सब चीजों को प्रमोट करने के लिए सेक्शन 8 कंपनी इनकॉर्पोरेट करी जाती है। अब भले ही आपका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, लेकिन अगर आप कोई भी काम करोगे तो प्रॉफिट या लॉस तो होगा ही होगा। तो इनको जो प्रॉफिट होता है तो उसको वो डिविडेंड के तौर पे अपने मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। ये अपने प्रॉफिट को अपनी ही एक्टिविटी में और लगाते रहते हैं और अपनी एक्टिविटी को प्रमोट करते रहते हैं। तो डिविडेंड प्रोहिबिटेड होता है एनपीओ के केस में। ठीक, तो देखते हैं। Formed for the promotion of commerce, arts, science, religion, charity, protection of environment, sports, etc. uses its profit for promotion of the object for which formed। तो जैसा कि मैंने बताया कि अपने ऑब्जेक्ट में ही वो पैसा लगाते रहते हैं। डिविडेंड को प्रोहिबिट किया गया, डज नॉट डिक्लेयर डिविडेंड टू मेंबर, ऑपरेट्स अंडर अ स्पेशल लाइसेंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखो इनके पास में रेवेन्यू कहां से आता है? इनको रेवेन्यू मिलता है डोनेशन से, चैरिटी से, ये सब सोर्स होते हैं इनके इनकम के या इनके रेवेन्यू के या इनकी कैपिटल के। ठीक, तो अब आप सोचो, आप किसी से डोनेशन ले रहे हो या कुछ भी ले रहे हो तो उसके पहले आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल तो लेना पड़ेगा ना। तो इसी वजह से एनपीओ तब तक इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकता जब तक आपको लाइसेंस ना मिल जाए, स्पेशल लाइसेंस ना मिल जाए सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो एनपीओ इनकॉर्पोरेट करने से पहले आपको लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जब लाइसेंस मिल जाएगा उसके बाद में आप सेक्शन 8 कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। ये अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड नहीं लगाते हैं एंड मोर सुटेबल नेम सच एज क्लब, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक्सेट्रा, ये सारे वर्ड यूज कर सकते हैं। Enjoy same privileges and obligation as of limited company। लिमिटेड कंपनी की जितनी भी ऑब्लिगेशंस होती हैं, लिमिटेड कंपनी को जितनी भी प्रिविलेजेस मिलती हैं, वो सारी की सारी एनपीओ को भी मिलती हैं। एनपीओ को लिमिटेड कंपनी की तरह से ही ट्रीट किया जाता है। अगर इन्होंने लाइसेंस के साथ में टर्म्स और कंडीशंस भी लगाई गई होंगी, लाइसेंस कभी भी मिलता है तो टर्म्स और कंडीशन के साथ में मिलता है, तो जो भी टर्म्स और कंडीशंस लगाई गई थी, अगर उसका कोई भी इन्होंने कॉन्ट्रावेंशन किया, कोई भी वायलेशन किया, तो इनके लाइसेंस को कैंसिल भी किया जा सकता है। Can call its general meeting by giving clear 14 days notice instead of 21। अगर कोई नॉर्मल कंपनी होती है तो उसको अपनी मीटिंग करने से पहले, जनरल मीटिंग करने से पहले 21 दिन का नोटिस देना पड़ता है, 21 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है। लेकिन एनपीओ को केवल और केवल 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है। रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ये सारी की सारी चीजें पब्लिक कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होती हैं, लिस्टेड कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होती हैं। ये सब रिक्वायरमेंट एनपीओ के लिए नहीं होती हैं। आगे देखते हैं निधि कंपनी। निधि कंपनी का मतलब क्या होता है? निधि कंपनी बेसिकली अपने मेंबर्स की सेविंग की आदत को प्रमोट करने के लिए बनाई जाती है। निधि कंपनी अपने मेंबर्स की सेविंग की जो हैबिट होती है उसको प्रमोट करने के लिए बनाई जाती है, और जरूरत के समय में निधि कंपनी अपने मेंबर्स को सपोर्ट भी करती है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी करती है। फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे करती है? लोन दे करके। जैसे अगर कोई मेंबर है तो बाहर से लोन लेगा तो उसको ज्यादा इंटरेस्ट पे मिलेगा, निधि कंपनी से ले लेगा तो उसको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा। देखिए लेकिन लोन केवल और केवल अपने मेंबर्स को ही देते हैं, आउटसाइडर्स को नहीं देते हैं।
निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी मीन्स अ कंपनी विच द सेंट्रल गवर्नमेंट may by notification in the official gazette declare to be a nidhi or mutual benefit society as the case may be. डोरमेंट कंपनी, डोरमेंट कंपनी का देखो, डोरमेंट का मतलब क्या होता है, इनएक्टिव कंपनी। जैसे अगर मान लीजिए आज की डेट में मेरे पास में कोई फ्यूचर को लेकर के प्रोजेक्ट है, ठीक है, कि मेरे को 5 साल बाद बिजनेस करना है, लेकिन मेरे को जो ब्रांड है उसको रजिस्टर्ड कराना है, या उसका ट्रेडमार्क लेना है, या गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना है, वो मेरे को आज ही लेना है। तो अब सोचो बिजनेस मेरा स्टार्ट होगा 3 साल बाद या 5 साल बाद, लेकिन रजिस्ट्रेशन मुझे अभी कराना है, ट्रेडमार्क मुझे अभी लेना है, डिजाइन को रजिस्टर्ड मेरे को अभी कराना है, ब्रांड को रजिस्टर्ड मुझे अभी कराना है, या गवर्नमेंट से लाइसेंस अभी लेना पड़ेगा। तो आप उस सिचुएशन में सोचो कि बिजनेस होगा 3 साल बाद, 3 साल तक वो कंपनी करेगी क्या? तो यहां पर ये चीज बोली गई है कि अगर कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, लाइसेंस ले लेंगे, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करा लेंगे, ब्रांड नेम को रजिस्टर्ड करा लेंगे, उसके बाद में उस कंपनी को डोरमेंट डिक्लेयर कर देंगे, यानी कि अब ये कंपनी इनएक्टिव हो गई। और जब हमारे पास में पैसा आएगा, जब हमें बिजनेस स्टार्ट करना होगा, तो हम उसको दोबारा से एक्टिव करा लेंगे। दिस इज कॉल्ड डोरमेंट कंपनी। देखिए, where a company is formed registered under this act for a future project or to hold an asset or intellectual property। intellectual property का मतलब बेटा वही ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट एक्सेट्रा, हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, जिसके कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन ना हो। सच अ कंपनी और एन इनएक्टिव कंपनी में मेक एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार। अगर आपको डोरमेंट का स्टेटस लेना है या इनएक्टिव कंपनी का स्टेटस लेना है, तो आपको रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन यानी आरओसी को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। रजिस्ट्रार ऑन कंसिडरेशन ऑफ एप्लीकेशन अलाउ द स्टेटस ऑफ, और रजिस्ट्रार अगर सेटिस्फाइड हो गया तो फिर आपको सर्टिफिकेट इशू कर देगा, आपको स्टेटस दे देगा डोरमेंट का। इन केस अ कंपनी विच हैज नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न। अब देखो, ये तो कंडीशन तब थी जब आप वॉलेंट्री बेसिस पर, वॉलेंट्री बेसिस पे यानी अपनी मर्जी से अपनी कंपनी को डोरमेंट करा रहे थे। अब कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी होती है कि जहां पर आपसे पूछा नहीं जाएगा, आपकी कंपनी को उठा करके डोरमेंट कर दिया जाएगा। अगर आपने लगातार 2 साल तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं किए, 2 साल लगातार तक अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं किए, तो रजिस्ट्रार आपको नोटिस इशू करेगा और आपकी कंपनी का नाम डोरमेंट कंपनी की लिस्ट में डाल देगा। ये कंपलसरी बेसिस पे हो गया, यानी यहां पर आपसे पूछा नहीं जाएगा, उठा करके आपका नाम डाल दिया जाएगा। इनएक्टिव कंपनी देखिए, विच हैज नॉट बीन कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और ऑपरेशन। इनएक्टिव कंपनी का मतलब ऐसी कोई भी कंपनी जिसने कोई भी किसी भी तरीके का बिजनेस ऑपरेशन नहीं किया है, हैज नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। पिछले 2 सालों में कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं किया है, और 2 सालों से फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं किए, ऐसी कंपनी को बोला जाएगा इनएक्टिव कंपनी। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का मतलब इन चारों कामों को छोड़ करके जितने भी काम होते हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होते हैं। क्यों? ये 4 काम तो आपको करने ही करने पड़ेंगे, आप चाहे डोरमेंट हो ना हो, बिजनेस करो या ना करो, ये 4 काम तो आपको करने ही पड़ेंगे। तो इन चारों को छोड़ करके जितने भी काम होते हैं बिजनेस के, वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में आएंगे। सबसे पहले भाई, आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो तो रजिस्ट्रार को फीस तो देनी पड़ेगी, ठीक। अगर मान लीजिए किसी दूसरे लॉ की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है तो उसकी फीस आपको देनी पड़ेगी, ठीक। कंपनी इनकॉर्पोरेट करी है तो आपको मेंबर्स को शेयर्स तो अलॉट करने ही पड़ेंगे, ठीक। और साथ में भाई अपने ऑफिस को जो भी आपके रिकॉर्ड्स हैं उनको आप मेंटेन करोगे ही करोगे। तो इन चारों कामों को छोड़ करके जितने भी काम होते हैं सारे के सारे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में आते हैं। तो देखिए, यहां तक हम लोगों ने टाइप ऑफ कंपनीज को पढ़ा, कंपनी का मतलब समझा, ठीक है, और साथ में हम लोगों ने देखा कि कितने तरह की कंपनीज होती हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है शेयर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंस्ट्रक्टिव नोटिस। इसको हम लोग नेक्स्ट टर्न पर कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है आज हम लोगों ने यूनिट 3 और कंपनीज एक्ट का एक ठीक ठाक पोर्शन कंप्लीट किया। इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। नेक्स्ट टर्न पर मैं कोशिश करूंगा कि कंपनी लॉ का पूरा रिवीजन एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, थैंक यू।